देखिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज आपके मैग्नेटिज्म के, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, आज उसी पे बेस्ड आगे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कितना दे दिया आपका 2.4 10⁻⁻⁵, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इन ए बार आयरन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, कैलकुलेट द परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आयरन रोड। क्या निकालनी है आपको, एक तो आपको ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक आपको क्या निकालनी है, परमेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालोगे, परमेबिलिटी तो क्या होगी म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच हो जाएगी, और म्यू आपके पास क्या था म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम, ये आपके पास क्या आ जाएगी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू एच, या मैं ये कह सकती हूँ म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाइएम। उसने पूछा ससेप्टिबिलिटी, अगर मुझे म्यू आर पता है तो मैं जाइएम निकाल सकती हूँ, यहाँ से ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो मुझे मेरे पास ये फॉर्मूले थे कल कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में बी की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट एच, म्यू एच, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू। तो आपके पास फाई की वैल्यू दे रखी है, एरिया दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये एम्पियर पर मीटर, ये एच दे रखी है, एच क्या था NI, नंबर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल पर यूनिट लेंथ, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल पर यूनिट लेंथ, वो क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको हमने क्या लिखा था H इज इक्वल टू NI। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ना ध्यान रहे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500 एम्पियर पर मीटर। देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे सोल्व हो सकता है आपके पास क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या दे रखा फ्लक्स फाई, तो सबसे पहले तो मुझे बी चाहिए, म्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, गुड मॉर्निंग बेटा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बी चाहिए। तो इस बी को कैसे निकालोगे, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी ए, फ्लक्स, फ्लक्स फाई क्या होता है बी ए। तो आपके पास गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, तो आपके पास बी क्या हो जाएगा 5/8, 5/8। तो फ्लक्स फाई कितना दे रखा है, ये दे रखा 2.4 10⁻⁻⁵, और एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया ये दे रखा 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5। इसको सोल्व कर लो बस, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट है कैंसिल, 5 से इसको काट लो, 5 जी 5 की 20, 4 बच गए 4.8, तो कितना आ जाएगी ये 4.8 10⁻⁻⁵ टेस्ला, कितना आ जाएगा 4.8 10⁻⁵ टेस्ला। तो बी म्यू क्या है बी बाई एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो जाएगी मटेरियल के अंदर बी बाई एच। तो आपके पास बी की वैल्यू क्या है, ये आ गई 4.8 10⁻⁻⁵, और एच ये दे रखा आपको 1500, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 1500। इसको सोल्व कर लो एक बार, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये आया 48/15 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको काट लो, यहाँ से कटता है उसमें भी 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा 3 से घटा तो 16/5, तो ये आ गया आपके पास 16/5 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या आ गया आपके पास परमेबिलिटी, ये क्या आ गया आपकी परमेबिलिटी। अब आपको क्या निकालनी है ससेप्टिबिलिटी, इतना नोट करो फिर ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं, नोट करिए इतना। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट, अब आगे देखो, इधर देखो, नोट हो गया इधर से। ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालेंगे, ससेप्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास,
म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। म्यू आर को क्या लिख सकते हो, म्यू बाई म्यू नॉट माइनस 1 इंटू जाई एम, सिंपलिसिटी हो गया म्यू बाई म्यू नॉट माइनस 1। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई है 16/5। इसको भी पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग कुछ भी, 5 3 जा 15, आपके पास 5 3 जा क्या हो जाएगा ये 15। ये कुछ वैल्यू मैंने कोई गलत तो नहीं लिखी, देख लेना पॉइंट्स में सही है, कोई कैलकुलेशन देख लेना एक बार। 5 3 जा 15, ये 1 और ये 0.2, 3.2 आ गया ये कितना आ जाएगा 3.2 10⁻⁻8। ठीक है, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 -1। इसको सोल्व कर लोगे आप लोग, सोल्व तो कर ही लोगे यहाँ से, तो जाइए अब निकल जाएगा आपके पास। ये मैंने यहाँ से सॉल्यूशन करके म्यू निकाला, इस म्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। म्यू नॉट पता ही है सबको कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इसको सोल्व कर लोगे यहाँ से, तो इस 1 में से घटा देना, तो क्या आ जाएगी आपकी ससेप्टिबिलिटी। क्या फाइंड आउट कर लोगे आप लोग यहाँ से, आपकी ससेप्टिबिलिटी। नोट कर लीजिए यहाँ से एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये आपकी। ठीक है, ये वीडियो किसका ऑन है भाई, वीडियो ऑफ करो। कौन है ये, वीडियो ऑफ करो बेटा ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न पर मीटर ए सोलेनॉइड ऑफ 500 या 5000 है, 500 टर्न पर मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 500 टर्न पर मीटर कैरीज ए करंट of 3 ampere if the core is make 3 ampere if the core is made of iron which is relative permeability, core is made of iron which relative permeability with relative permeability of 5000। ठीक है, determine the magnitude of the magnetic intensity, determine the magnetic intensity, magnetization, determine the magnetic intensity, magnetizing field, determine the magnetic intensity, magnetization and magnetic field, determine the magnetizing intensity, magnetization and magnetic field inside the core, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ए सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न पर मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इफ द कोर इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है, एंड विच रिलेटिव परमेबिलिटी क्या दे दिया आपको, म्यू आर कितना दे दिया 5000, म्यू आर कितना दे रखा है आपको 5000, ठीक है, एंड डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच निकालना है एक तो आपको, एच की वैल्यू क्या होती है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी,
मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एन आई, एच की वैल्यू क्या होगी एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, नंबर एन क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होता है, ये एन जो होता है ये ध्यान रखना फॉर्मूले में क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, तभी तो यूनिट क्या आती है एम्पियर मीटर आती है, अरे ये नंबर ऑफ टर्न पर मीटर है, करंट की यूनिट एम्पियर, पर मीटर के लिए क्या है एम्पियर पर मीटर, तभी तो यूनिट क्या निकल के आई आपके एम्पियर पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होती है ये पर मीटर, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है एच है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था एच, एच बराबर एन आई, ठीक है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, तो आपके पास एन कितना दे रखा है नंबर ऑफ टर्न पर मीटर कितनी दे रखी है 500, ठीक है। तो आपके पास आई कितना दे रखा है उसने 3 एम्पियर, आई ये दे रखा और ये दे रखा, एच की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से एन इंटू आई, एन कितना है 500, ठीक है, आई कितना है 3, तो 1500 एम्पियर पर मीटर, तो ये क्या आ गई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। पहले ए पार्ट में पूछा था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, बी पार्ट में पूछ रहा वो मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है एम क्या होता है जाई एम इंटू एच, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या था एम इज इक्वल टू जाई इंटू एच था आपके पास, या फिर मैग्नेटाइजेशन का एक फॉर्मूला और था, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये दो फार्मूले थे ना, मैग्नेटाइजेशन का एक ये था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की तो उसने कोई बात करी नहीं, डाइपोल मोमेंट तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो किसकी बात करेंगे यहाँ पे, आपके पास बताया था मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, तो आपके पास एम किसके बराबर आ गया था जाई एच के, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगर मेरे को एच तो पता है, ससेप्टिबिलिटी पता लग जाए तो मैं क्या निकाल सकती हूँ मैग्नेटाइजेशन निकाल सकती हूँ, कितना मैग्नेटाइज हुआ मटेरियल। तो क्या करूंगी मैं यहाँ से कि मैं पहले ससेप्टिबिलिटी निकालती हूँ, किससे इस कंसेप्ट से, क्योंकि मुझे रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन क्वेश्चन में गिवन है। तो म्यू आर का फॉर्मूला क्या बताया था 1 प्लस जाई एम, ये था ससेप्टिबिलिटी, यार जाई एम मटेरियल के लिए लिख देते हैं और कुछ नहीं, जाई जाई तो पता है ना बस, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1, म्यू आर कितना है 500 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा 500 में से 1 जाएगा तो आपके पास ये 499 बन जाएगा, अरे कुछ इतनी वैल्यू आएगी ना 499, या हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख दूं मैं 5000 ही लिख दूं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, ये 1 घटा दोगे तो ये बचेगा, मैं इसको अप्रोक्सीमेट भाई बराबर है, सिर्फ सॉल्यूशन को इजी करने के लिए किसके बराबर लिख सकती हूँ मैं कि 5000 में से अगर 1 रुपया घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सच इतनी 5000 ही मानोगे ना उसका अप्रोक्सीमेट, बस सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जाई मिल गया, एच पता है, तो एम कितना हो जाएगा देखो इस फार्मूले से, एम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, जाई की वैल्यू कितनी है 5000, एच कितना आया था आपके पास ही 1500, तो ये बन जाएगा 75 इंटू 10⁵, 75 इंटू 10⁵, नोट करिए एक बार इतना, बोलो एक बार समझ आया या नहीं आया आपको, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर क्या आई थी, कोर के अंदर म्यू एम इंटू एच, ठीक है। अब मुझे एच पता है लेकिन म्यू एम नहीं पता, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, म्यू आर क्या होता है म्यू एम बाई म्यू नोट, तो म्यू एम को क्या लिख सकती हूँ मैं म्यू आर इंटू म्यू नोट, तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या बन जाएगी
म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। तो म्यू आर कितना दे रखा है, ये दे रखा है इसने प्रोबेबिलिटी 5000। म्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई 10⁻⁻7। एच निकाल रखा था कितना, ये 1500। अरे एच इज इक्वल टू एन आई निकाला था ना, एन कितना है 500 और ये कितना है 5 आपके पास, आई कितना था 3, कितना आ गया था ये 1500। सोल्व कर लो एक बार इसको। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो b इज इक्वल टू, तो ये 3 0 और ये 2 0, तो ये 5 0 कैंसिल हो जाएगी इनसे। तो ये बना आपके पास 5 के 20 पाई इंटू 15, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5। एक 0 और इससे कैंसिल हो जाएगी, 10⁻2 बचेगी भैया, कि 7 थी ना 5 चलेगी तो 2 बची, एक पावर और कैंसिल होगी। तो ये बचा 20 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 पाई 10⁻⁻1। तो ये एक पावर और कैंसिल हो गई, तो b कितनी आ गई 3 पाई। पाई की वैल्यू पुट करो तो पुट कर लो 3 इंटू 3.14, 12 3 1 3 और 1 4 और 3 3 9, तो 9.42 कुछ वैल्यू आ जाएगी टेस्ला इसको सोल्व करके। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 9.42 टेस्ला। क्लियर हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एक बोर्ड में भी आई हुई है ये प्रॉब्लम आपकी। तो दिस इज योर एनसीईआरटी प्रॉब्लम। कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा, बोलिए बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी ही प्रॉब्लम है पर अच्छा क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा माइंड यूज होगा उसमें आप लोगों का, थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा पीछे से आपको। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोर ऑफ टोरॉइड हैज 3000 टन्स। कितनी टन्स है, 3000 टन्स। हैज इनर रेडियस इज दिस and outer radius is this. The magnetic field in the core for a current is this. Magnetic field in the core for a current is this and this. What is the relative permeability of the core? What is the relative permeability of the core? Relative permeability पूछ रहा है। तो relative permeability क्या होता है, म्यू बाई म्यू नोट। क्या होता है, टोरॉइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, टोरॉइड की बात कर रहा है। टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी पीछे। इन केस ऑफ टोरॉइड हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। टोरॉइड और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट जब वो एयर की बात करता था, सिर्फ टोरॉइड था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग मटेरियल भी है, ठीक है। द कोर ऑफ टोरॉइड हैज 3000 टन्स, has inner radius is this and outer radius is this. The magnetic field inside the core. core मतलब उसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है अंदर, इस कोर के अंदर, ठीक है। टोरॉइड है ये आपका, दिस इज योर टोरॉइड कंडीशन। ये टोरॉइड होता है कि सोलेनॉइड को सर्कल की फॉर्म में टर्न कर दिया। तो एक आपके पास इनर रेडियस है, एक आपके पास आउटर रेडियस है, और ये कोर है उसकी, ठीक है। इस कोर के अंदर कोई मटेरियल है। तब हमारे पास मीडियम की बात कर रहा, अंदर कोर की, स्पेस की बात नहीं कर रहा। स्पेस में तो म्यू नॉट एन आई लिखते हैं, तो कोर के अंदर क्या, कोर के अंदर की बात कर रहा है। ये यहाँ पे बात कर लूं मैं, सिर्फ कोर के अंदर की बात कर रहा है। ये कोर है, ऐसे बात कर लो, अंदर कोर पे कितना होगा आपके पास, इसको हम ऐसे करते थे ना, देखो ये आपके पास ऐसे होता था। दिस इज योर सोलेनोइड। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ निकाली थी तो भी 0 आई थी, हमने यहाँ निकाली थी तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी आपकी 0, ठीक है। इस पॉइंट पे कहीं पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो क्या आई थी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब इसके अंदर कोई मटेरियल है,
तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी उस मीडियम के कारण, म्यू एम आई, क्या बन जाएगी, म्यू एन आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मीडियम के लिए क्या लिखोगे, म्यू एन आई लिखोगे, तो क्या बन जाएगा ये म्यू एन आई। अब आपके पास आई तो पता है, आपको ये करंट पता है और आपको क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कितनी, 2.5। आपको करंट भी दे रखा है, करंट कितना दे रखा है आपको, आई करंट ये रहा 0.70 एम्पियर। आपको करंट पता, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता, म्यू आपको निकालना है, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, इस फॉर्मूले में ये पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो मैं इस एन की वैल्यू निकालती हूँ। नंबर ऑफ टर्न कितनी है, 3000, ठीक है। पर यूनिट लेंथ टोरॉइड सर्कल की फॉर्म में होता है, टोरॉइड किसकी फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, रेडियस 2πr, मतलब सरकमफ्रेंस लिखोगे पूरी, तो 2πr। अब r की वैल्यू क्या होगी, r दो दे रखी है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, तो उसकी मीन वैल्यू निकाल लो, कितनी बन जाएगी, 11 + 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना है आपके पास, ये 3 और ये 2 डिवाइड बाई 3 और ये 2, 23/2, इसको 1.12 1.5, तो 11.5 आ जाएगी ये वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 11.5 सेंटीमीटर। हमें क्या बनाने, मीटर बनाने, सेंटीमीटर में है तो मीटर की बात करोगे तो ये बन जाएगी 11.5 10⁻⁻² मीटर, 11.5 10⁻⁻² मीटर। इसको सोल्व कर लो तो ये आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 2π, पाई की वैल्यू भी पुट कर लो आप लोग यहाँ पे 3.14, ठीक है, और r की 11.5 10⁻⁻²। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व कर लेना आप लोग, n की वैल्यू सोल्व करो पूरा, मैं इतना ही रख दूंगी, एक बार आप सोल्व कर लेना पूरा, ये n आ जाएगा आपके पास। अब क्या करोगे, यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक कोर वर्ड का मतलब ये भी है सॉफ्ट आयरन कोर, किसकी, डायरेक्ट सॉफ्ट आयरन कोर ना लिख के कोई बच्चा और भी अभी डाउटफुल में भी हो तो ये कोर वर्ड का मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है उस मटेरियल के अंदर। जैसे आप सोलेनोइड में ऐसे भर देते थे ना कि ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसी तरह टोरॉइड में भरी हुई है ऐसे अंदर, जिसको मैं मटेरियल कह रही हूँ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो कोर वर्ड ये पूरा सॉफ्ट आयरन वर्ड ना लिख के उसने सिर्फ कोर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा n। अब आपके पास निकालना क्या, ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया, जगह बना लो, ये लिख लिया नहीं क्वेश्चन, ऊपर से लिख लो, एक बार नहीं लिखा है तो लिख लीजिए एक बार जल्दी से, एक बार नोट कर लो एक बार, लिख लिया। अब देखो यहाँ से, तो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से एक बार, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से b, म्यू निकालना है तो म्यू क्या बन जाएगा, ni/b, ठीक है। तो म्यू n को मैं सीधा रख लूँ, भाई सोल्व नहीं कर रही हूँ मैं, सारे डायरेक्ट वैल्यू रख देना, 3000 डिवाइडेड बाई 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई 11.5 10⁻⁻², ये n की वैल्यू रखी मैंने। I कितना था भाई आपका 0.70, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड B कितनी थी 2.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी है 2.5 टेस्ला। अब इसको क्या कर लो, यहाँ से सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8.6 10⁻⁻⁴, 8.6 10⁻⁻⁴ आ जाएगी ये वैल्यू आपकी, ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या बन जाएगी, μ/μ0, पुट कर दो तो ये बना 8.6 10⁻⁻⁴ और μ0 4π × 10⁻⁻⁷। इसको सोल्व कर लोगे भाई, इसको सोल्व कर लो, ये कुछ तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 3.4, पाई की वैल्यू कितनी रख दोगे 3.4, तो ये आ जाएगा 684.4, तो ये आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगी 684.4।
दैट इज योर रिलेटिव परमेबिलिटी। सोल्व तो कर लोगे ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सिंपली। तो इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ भी नहीं था, आपके रिलेटिव परमेबिलिटी टोरॉइड का कंसेप्ट लगा रखा था, तो आपको इसलिए पीछे का कंसेप्ट आना जरूरी है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू एन आई, ठीक है। n की वैल्यू 3000 डिवाइड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो n ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये यहाँ से निकालना क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो क्या होगा म्यू बाई म्यू नॉट। तो यहाँ से मेरे पास बाकी सारा डाटा गिवन था, सिर्फ मुझे n को निकालना था। n निकाल लिया, n की वैल्यू पुट कर दी तो म्यू निकल गया, म्यू को पुट कर दिया तो क्या निकल गया, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्वेश्चन बहुत इजी सा था, बस थोड़ा सा ये सोचना था कि टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है म्यू एन आई। सॉफ्ट आयरन कोर मीडियम के अंदर बात कर रहा है तो क्या लिख देंगे म्यू एन आई, म्यू एन आई। और जब वो सिर्फ स्पेस में बात करता है, सिर्फ सॉफ्ट आयरन, सिर्फ टोरॉइड होता, सिर्फ ओनली टोरॉइड होता, तो किसकी बात करते हैं, म्यू नॉट एन आई, स्पेस की बात करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। बताओ कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपका यूज होगा, थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है। हटा दो क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन को समझिए पहले सारे बच्चे। एक आयरन रोड ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इतना दे रखा है आयरन रोड का, ठीक है, और परमेबिलिटी वॉल्यूम दे रखा है आपको 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। परमेबिलिटी दे रखी 1000, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी नहीं क्या दे रखी है आपको, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है आपको गिवन है, ठीक है। प्लेस इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, किसके अंदर रखा गया है, सोलेनोइड के अंदर, प्लेस इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड विद ए 5 टर्न पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हो मैं, 5 पर सेंटीमीटर के क्या बनाओगे, मीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे, ट्रांसफर सेंटीमीटर है ना ये, देखो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के क्या बनाओगे, मीटर, तो 10⁻² मीटर, तो ये बन गया 500 टर्न्स। ये सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 500 टर्न पर मीटर, 500 टर्न पर मीटर, तो n की वैल्यू क्या बन गई, 500 टर्न पर मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना पास हो रहा है, 0.5 एम्पियर, इस पास थ्रू द सोलेनोइड, इस सोलेनोइड में से 0.5 एम्पियर करंट पास करा गया, तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोड। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सोचो, सोचो मैग्नेटिक मोमेंट क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट एक तो ये पढ़ते थे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, एक मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, m इंटू एल, यही पढ़ा। एक ये पढ़ा I इंटू ए, एक मैग्नेटिक मोमेंट किसी कॉइल के अंदर जब बात करते हैं तो I इंटू ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ NI इंटू ए लिख सकती हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, ठीक है। एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला और आता था आपके पास, जब आपके पास रिलेटिव प्रोबेबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी का कई कंसेप्ट रिलेट करता हो, तो आपके पास वो फॉर्मूला क्या था, किसी को याद आ रहा है क्या, आज भी बताया था आज के लेक्चर में भी, m क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं स्मॉल m से लिख दूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल m क्या बन गया, मैग्नेटाइजेशन, m क्या था, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का क्या फॉर्मूला था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन m क्या, मैग्नेटाइजेशन पर इंटू वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो ना मुझे लेंथ का पता ना मुझे पोल स्ट्रेंथ का पता, ठीक है। यहाँ मुझे करंट पता लेकिन मुझे एरिया नहीं दिया किसी भी हाल में, क्वेश्चन ने एरिया के बारे में यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसको, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक
मोमेंट। क्वेश्चन ने पूछा भी यही है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो पहले हम निकालेंगे मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम तो दे ही रखा, निकालने की जरूरत है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, एक बार मैं जगह बना लेती हूँ, इतना नोट कर लो एक बार, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया। अब देखो तो फिर मैं ये सब हटा रही हूं, यहां से मैं v लिख लेती हूँ, कितना है 10⁻⁴, म्यू आर कितना है 1000, और नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितनी आई है 5000। ठीक है, करंट आई कितना है 0.5 एम्पियर। अब क्वेश्चन में देखो, अब कैसे निकालेंगे यहां से क्वेश्चन के लिए मैग्नेटाइजेशन। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है B = μ0 H + m। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है B = μ0 H + m होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहां से मुझे m निकालना है। क्या निकालना है मुझे, m। तो मैं क्या लिखूंगी, B/μ0 - h। B/μ0 इधर आ गया, इधर बचा H + m। ठीक है, तो m को क्या लिख सकती हूँ मैं, B/μ0 - h। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 - h। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, और एक क्या पता होना चाहिए मुझे, यहां से h पता होना चाहिए। ठीक है, तो b की वैल्यू रखो पहले। तो ये आपके पास क्या था, मटेरियल था, और उसके अंदर ये रोड रखी हुई थी, कुछ ऐसे था आपके पास। तो b की वैल्यू क्या होगी, μh। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, μh। तो मैं m को क्या लिख दूं, मैं यहाँ से μh/μ0 - h। तो m = h कॉमन ले लो, h को क्या ले लोगे, कॉमन। तो क्या बनेगा यहाँ से, μ/μ0 - 1। μ/μ0 क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो m क्या बन गया, h μr - 1। अभी तक मैंने अलग से कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मैंने जो जो डाटा मुझे गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लिया। ये फॉर्मूला पता था मुझे कि फील्ड, नेट फील्ड कितनी इंड्यूस्ड होगी इनसाइड द मटेरियल, μ0 H + m, μ0 H + m। m क्या थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, m क्या थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और h क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। h वो फील्ड होती है जब हम अप्लाई करते तो मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, और m वो फील्ड होती है जो h के कारण प्रोड्यूस होती, कितनी h के कारण क्या करती है, बनती है। m वो फील्ड है, m भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, लेकिन वो फील्ड है जो h के कारण बनी हुई है हमारे पास। उस h ने जब फोर्स लगाया, जब सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, तब हमारे पास फील्ड बनी। ठीक है, अब मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, सिंपली मैंने अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लिया। ठीक है, अब μr मुझे पता है, लेकिन मुझे h नहीं पता, मुझे h नहीं पता। तो h को क्या करूंगी, मैं फाइंड आउट करूंगी। h का फॉर्मूला आप सबको पता है, h का फॉर्मूला क्या था आप सबके पास, h = ni, h = ni। और n क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। n क्या होता है उस फॉर्मूले, वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h = ni। ठीक है, h n की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू i करंट कितना था 0.5, तो 5/10। ये 0.5 को मैंने 5/10 लिख दिया, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 25 दिस 100। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा। तो μr तो पता ही है हमें, μr तो दे ही रखा था कितना 1000। तो m कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 25 इंटू μr। μr कितना है आपके पास यहाँ से, ये 1000 -1। ठीक है, 1000 में से 1 घटाओगे तो अप्रोक्सीमेट 1000 के बराबर है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बाकी 999 लिख लो, या 999 को फिर 25 से मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट सेम आएगा। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख लेती हूँ 25 इंटू 1000।
ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट 1000 के बराबर ही मान रही हूँ। और इन प्रॉब्लम्स में हम जनरली मान लेते हैं, रिजल्ट आपके जो ऑप्शन मिलेंगे वो भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। बाकी भाई किसी को ज्यादा कैलकुलेशन करनी तो कर लेना, 1 हटा देना, आंसर लगभग जो मैं निकालूंगी उसके अप्रोक्सीमेट ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये बन जाएगा ये 25 इंटू 10⁵ 10⁵5। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, m इंटू वी। दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये m इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁵5। वॉल्यूम दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ये दे रखा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 4 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो m कितना आ जाएगा 250 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 250 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ एक बार। देखो ये जो n की वैल्यू है ना, आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा था, 250 नहीं 25 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये n मैंने 5000 लिख दिया था, ये 500 है। क्या था 5 टन पर सेंटीमीटर, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा था 5 टन पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाओ 10⁻², तो ये ऊपर जाएगा तो 500, ऊपर जाएगा तो ये 500, तो यहाँ ये 500 आएगा। फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये 250 आएगा, यहाँ पे 250 लिखोगे, तो ये 10⁴, ये 10⁴, 10⁻⁴, तो 25 आ जाएगा। ये आंसर में कितना आ जाएगा 25। सिंपल एक कैलकुलेशन की छोटी सी मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या क्या मैग्नेटिक मोमेंट। बताइए अभी एक बार समझ आया नहीं आया किसी बच्चे को। ठीक है बेटा, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कल वाले वीडियो लेक्चर में आपकी, जल्दी नोट करिए। एक क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस लॉस फॉर ए स्पेसिमेन ऑफ आयरन वेट 12 किलोग्राम, आयरन वेट 12 किलोग्राम। सचिन माइक ऑफ रखो। आयरन वेट 12 किलोग्राम, वेट कितना दे रखा है 12 किलोग्राम। मास दे रखा है आपको, इधर लिखती हूँ थोड़ा, मास कितना है 12 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू, हिस्टेरेसिस लॉस जो दे रहा है वो इतना दे रहा है। लॉस मतलब इधर हिस्टेरेसिस लॉस क्या था आपके पास, क्या था, एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर था, एरिया ऑफ द लूप किसके बराबर था, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी लॉस आपकी कल क्या लिखा था मैंने, एरिया ऑफ द लूप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लूप थी आपके पास, हिस्टेरेसिस लूप थी, कल हमने बात करी थी। ठीक है, ऐसे तो आपके पास इस लूप का जो एरिया था वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप वो किसके बराबर था आपके पास, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, इन ईच साइकिल। मैंने ऐसे लिखा था, इन ईच साइकिल, ईच साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन ईच साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन ईच साइकिल। कई बार क्वेश्चन में टाइम को पर सेकंड लिख देता है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए। तो आपके पास जो वर्क डन है, आपके पास क्या लिख सकते हो आप लोग इस तरीके से, इसको ऐसे लिख सकते हो एनर्जी लॉस को, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। देखो यहाँ पे दे रखा है, जूल एनर्जी की यूनिट है, देखो यूनिट से समझो, जूल यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क डन, मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा मीटर क्यूब। तो देखो इसकी यूनिट लिखती हूँ पहले, जूल वॉल्यूम की यूनिट होगी तो मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये मीटर क्यूब। पर सेकंड के लिए कहता तो टाइम को नहीं लिखता कई बार यहाँ पे। ठीक है, उसने यहाँ पे ये कह दिया 50 साइकिल पर सेकंड, यहाँ दे दिया। ठीक है, तो आपके पास पर साइकिल, तो साइकिल इनवर्स, तो साइकिल टाइम को कई बार पर सेकंड में यहाँ नहीं देता, सिर्फ इतना देता वॉल्यूम पर साइकिल, ये लिखा रहता है। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, बाकी टाइम हो तो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, साइकिल तो आपके पास क्या है जूल, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, जूल मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस मीटर क्यूब इंटू साइकिल इनवर्स, मतलब ईच साइकिल। एनर्जी लॉस
पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन ईच साइकिल, पर सेकंड होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, पर सेकंड इन ईच साइकिल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है यहां से कि आपके पास फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी पर हावर एट, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी पर हावर एट। ठीक है, ये आपको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, वर्क डन का फॉर्मूला यही आ जाएगा। वर्क डन कैसे निकालोगे, एनर्जी लॉस या वर्क डन, अरे एनर्जी लॉस कह दो या वर्क डन। तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला लिखा मैंने, एनर्जी हीट, देखिए था वर्क डन, आपके पास एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम इंटू पर यूनिट टाइम इंटू पर साइकिल। ठीक है, तो वर्क डन क्या बन गया यहां से, वॉल्यूम इंटू टाइम, एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू टाइम इंटू साइकिल। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो निकाल लो। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमें निकालना है। क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो एरिया ऑफ द लूप है ये है इस सिचुएशन में। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, एनर्जी लॉस पर हावर, एनर्जी लॉस पर हावर। ठीक है, तो पर हावर के लिए वो एनर्जी लॉस पर हावर कह रहा है ना, ये मैं इस टाइम को यहाँ नीचे लिख सकती हूँ ऐसे, तो ये इधर ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे क्या का डाटा गिवन है वो देखती हूँ। मास गिवन है, लेकिन क्या वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, पर साइकिल का कंसेप्ट भी दे दिया, साइकिल पर सेकंड इनवर्स दे दिया ना, ये साइकिल पर सेकंड इनवर्स दे दिया, यहाँ पे ये साइकिल पर सेकंड इनवर्स मिल गया यहाँ पे ये। अब मेरे पास क्या गिवन नहीं है, वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूंगी यहाँ से, पहले मैं वॉल्यूम को निकालती हूँ। तो वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास आपको गिवन है, मास कितना गिवन है आपको, 12 किलोग्राम, मास आपको गिवन है 12 किलोग्राम, और डेंसिटी ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1500। इसको सॉल्व कर लो, ये भाई ये जो भी आएगा उसको सॉल्व करके बताओ, ये वॉल्यूम कितना आया आपका, इसको सॉल्व करके बताओ। ये सॉल्व आप जब करेंगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपके पास, नहीं आ रही, ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, सोल्व कर लो भाई एक बार इसको। ये आया 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 4/25 आ रहा है ये। इसको और ज्यादा सोल्व नहीं कर, इतना लिख लो या तो फिर, ठीक है, बाद में, या फिर इसकी 0.0 समथिंग में कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन की। ठीक है, वर्क डन के लिए हीट एनर्जी, वर्क डन क्या होगा, हीट एनर्जी। एक बार देखिए फिर से, आपके पास आपने क्या निकालना था लूप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मास कितना आपका 12, डेंसिटी कितनी थी 2500, जिसकी वैल्यू सोल्व करके कितनी आ गई 2500। तो एरिया ऑफ द लूप, आपके पास एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इन द लूप क्या होता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। वर्क डन इन द हिस्टैरिसीस लूप, वर्क डन इन द हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर साइकिल। या ये भी कह सकते हो कि जितना एरिया ऑफ द लूप होगा उतना ही वर्क डन होगा, जितना एरिया ऑफ द लूप होगा उतना ही क्या होगा, वर्क डन होगा। तो एनर्जी लॉस ये आ जाएगा, तो ये आप इसको यहां से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, assume that, क्वेश्चन देखिए, assume that each iron atom has a permanent magnetic moment equal to 2 Bohr magneton. वन बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. The number density of the magnetization atom, the number density of atom, the number density of the atom is 8.52 10⁻28 meter cube. Find the maximum magnetization in a long iron bar. Find the maximum magnetization. Find the maximum magnetization M in a long iron bar. बी पार्ट में देखिए पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन बी इन द बार. ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. आपका इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आपको ये वैल्यू गिवन है. इन अज्यूम दैट आयरन एटम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 2 बोर मैग्नेटॉन. मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर है, 2 बोर मैग्नेटॉन के. बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पता है कैसे निकाली थी, सब किसी को ध्यान है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता था. ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करवाती हूँ, किसी को ध्यान नहीं होगा अभी. तो क्या करता था, मैंने कहा था करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. तो आई की वैल्यू क्या थी, E/T. टी को क्या लिख सकते थे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो सर्कुलर मोशन में E टाइम की जगह क्या लिखो, डिस्टेंस 2πr इंटू वी. ठीक है, तो करंट आई की वैल्यू क्या बन गई थी, यहाँ से ये बन गई थी. अब आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए. ठीक है, आई की वैल्यू EV/2πr इंटू πr स्क्वायर. आप r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आया EVR/2r. 2 r से r कैंसिल, 2 आ गया आपके पास ये. अब आपने क्या निकाला था, m. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये आ गया. अब मैं इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास EL/2m बन गया था. क्योंकि MVR क्या होता है, L ओमेगा. MVR क्या होता है आपके पास, L की वैल्यू क्या होते हैं, MVR के बराबर होते हैं आपके पास यहाँ से. तो ये आया था मैग्नेटिक मोमेंट EL/2m. ये रिलेशन पे काफी क्वेश्चन भी कर रहे थे. मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, EL/2m. अब मैंने कहा था कि L फॉर अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, L किसके बराबर होता है, NH/2π के. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट. तो ये यहाँ से क्या बन गया था आपके पास, E/2m, L की वैल्यू NH/2π. तो ये वैल्यू बन गई थी मैग्नेटिक मोमेंट की EH/4πm इंटू n. तो ये वैल्यू क्या कहलाई थी, बोर मैग्नेटॉन. ये म्यू बी की ये इसको म्यू बी से लिखते हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला और बन गया, n इंटू म्यू बी. मैग्नेटिक मोमेंट का, ये मैग्नेटिक मोमेंट है m, तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला और आया n इंटू म्यू बी. तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, ये बोर मैग्नेटॉन की.
क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है ये, बोर मैग्नेटोन की। तो यहाँ कंसेप्ट किसका लगाएंगे, बोर मैग्नेटोन का कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ये थ्योरी तो मैं पढ़ा चुकी हूँ सबको, ये मैंने एक बार विजुलाइज करने के लिए बताई थी। तो एम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, एन इंटू म्यू बी के। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एन इंटू म्यू बी। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन है, यहाँ से एन क्या था, नंबर ऑफ एटम। ये इतने दो बोर मैग्नेटोन के बराबर है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका वो कितने के बराबर है, आपका 2 बोर मैग्नेटोन के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एन की जगह 2 इंटू म्यू बी। ठीक है, तो एम 2 म्यू बी की वैल्यू दे रखी है बोर मैग्नेटोन की 9.27 10⁻⁻24। 9.27 10⁻⁻24। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बताइए एक बार सोल्व करके कितनी आएगी। 2 4 जा 7 5 और ये 18, तो ये बना 18.5 10⁻⁻24। ये आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो उसने पहले क्वेश्चन में पूछा था क्या, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। पहले फर्स्ट पूछ रहा है वो फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा बताइए। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला आपने, ये क्या निकाला है, मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बता रहा है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन के। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। किसी को याद ही नहीं है अभी, मैं बताती हूँ कैसे आया था फॉर्मूला। ये याद है, देखो ये याद है, मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको मैं एम डैश से लिख देती हूँ थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यही था आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। क्या दे रखा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पूछा, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ही मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होगा। एटम मतलब उतने डाइपोल, जितने एटम उतने ही डाइपोल, उतने ही डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में लाइन होंगे, उतना ही मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा आपके पास। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन नंबर ऑफ एटम्स पे, अब एक बात ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक मोमेंट है एम डैश किसके बराबर होगा, यहां से हमारे पास एक बार फिर से मैं एक क्वेश्चन को बता देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, किसी को नहीं भी आया तो। क्वेश्चन में आपके पास कह रहा था वो कि मैग्नेटिक मोमेंट 2 बोर मैग्नेटोन के बराबर है। मैग्नेटिक मोमेंट कितने के बराबर है, 2 बोर मैग्नेटोन के बराबर है। ठीक है, पूछा था ए पार्ट में फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और दूसरे पार्ट में पूछा था फाइंड मैक्सिमम इंडक्शन मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम इंडक्शन या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो एम बराबर बोर मैग्नेटोन का कंसेप्ट समझा दिया मैंने आप लोगों को। तो यहाँ से एम म्यू बी की वैल्यू दे रखी है 9.27 10⁻⁻24। तो आपके पास ये मैग्नेटिक मोमेंट आया, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसको मैं एम डैश कह देती हूँ, 2 म्यू बी 9.27 10⁻⁻24। फिर मैंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इस मैग्नेटाइजेशन को क्या करूंगी, इधर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, और इस साइड भी 2 × 9.27 मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ये रख रही हूँ पहले मैं
2 म्यू बी। ठीक है, इधर भी इसको वॉल्यूम से क्या कर दूंगी मैं, डिवाइड। मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो मैंने नंबर ऑफ एटम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ एटम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये उसने क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्वेश्चन में दे रखी है 8.52 10⁻28, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 8.52 10⁻28 ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, मैं आई से लिख देते हैं, मैग्नेटाइजेशन को आई और एम दोनों से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ से आई से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि एम एम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आई बन जाएगा यहाँ से आपके पास n/b इंटू 2 म्यू बी। तो n/b की वैल्यू 8.52 10⁻28 इंटू 2 म्यू बी की वैल्यू 9.27 10⁻24। इसको सोल्व करोगे तो ये 1.58 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा था उसने, ये सोल्व हो गया यहाँ से। सेकंड पार्ट में पूछा मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड पार्ट में पूछा मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उसको जब आप यहाँ से सोल्व करोगे, मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन को सोल्व करोगे यहाँ से, तो वो वैल्यू होती है आपके पास B = μ0H + m। ठीक है, तो B H 0 है, कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसने नहीं अप्लाई कर रखी क्वेश्चन में, कहीं पे भी H की बात नहीं कर रहा वो, तो क्या बन गया μ0m। ठीक है, तो B μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 और m कितना है 1.58 10⁻6। इसको जब सोल्व करोगे तो 1.985 कुछ वैल्यू आ जाएगी टेस्ला। दिस इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन और द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, अब एक तो क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव आपके, जो मैग्नेटिक मटेरियल से पूछे गए हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, when the ferromagnetic material goes to the hysteresis loop, when the ferromagnetic material goes to the hysteresis loop, when the ferromagnetic material goes to the hysteresis loop, then the magnetic susceptibility ऑप्शन ए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कह रहा है आपसे पास हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। ऑप्शन बी में कह रहा है मे बी जीरो। ऑप्शन सी में कह रहा है मे बी इनफाइनाइट। ऑप्शन डी में कह रहा है आपसे मे बी नेगेटिव। वो कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप के बारे में, जब आपके पास हिस्टेरेसिस लूप सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही बात करते हैं। हिस्टेरेसिस लूप की बात हम किस केस में बात करते हैं, फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कहता है कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस लूप में जाता है आपके पास, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी, मैंने कल एक बात समझाई थी कि पैरामैग्नेटिक के केस में m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाई m के। ठीक है, तो m बराबर हो गया जाई m के, m बराबर होता है जाई h के। इन पैरामैग्नेटिक के केस में फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ h यूनिक वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट करती है, यूनिक वैल्यू ऑफ h यूनिक वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट करती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ h यूनिक वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट नहीं करती। ये लूप के थ्रू बताई थी ये बात कि आपके पास ये IH या आपके पास m इंटू कर्व थी आपके पास, तो आपके पास ये लूप थी। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा था अगर तुम h को ये कंसिडर करते हो तो इस ये h तो 1 है, यहाँ पे i कुछ होगा, यहाँ पे i कुछ और होगा, तो नॉट यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट। तो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ससेप्टिबिलिटी के। यही तो होगा ना, मैग्नेटाइजेशन जो है क्या बताता है, बराबर है XH के। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है कि हाउ इज द मटेरियल आर मैग्नेटाइज, ये कौन बताता है हमें, ससेप्टिबिलिटी। मतलब डाइपोल कैसे अलाइन हो रहे हैं, कहने का मतलब डाइपोल कैसे
अलाइंज हो रहे हैं। ये हमें कौन बताता है? ससेप्टिबिलिटी बताता है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो, जब मटेरियल मैक्सिमम, इस केस में क्या चलता है? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, पूरी प्रोसेस लूप में यही चलता है। जब मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब पूरा मटेरियल होगा, मटेरियल कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक कितना भी अलाइंज हो सकता है, तो ससेप्टिबिलिटी मतलब कि ससेप्टिबिलिटी क्या बता रही है? कितने डाइपोल मैक्सिमम अलाइंज हो गए, कितने डाइपोल मैक्सिमम अलाइंज हो गए, कि हाउ द मटेरियल आर मैग्नेटाइज, मटेरियल कैसे कितना मैग्नेटाइज हो गया, ये कौन बता रहा है? आपका ससेप्टिबिलिटी। तो जितने डाइपोल, जब मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज हो गया तो ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होगी। जब मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज हो गया तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अब वो डाइपोल मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ मान के चलते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है। मटेरियल की स्ट्रेंथ, मटेरियल के अंदर जो एटम्स है वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो मान के चलते हैं। भाई होता नहीं, इन्फिनिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करता, पर मान लिया हमने मैक्सिमम इनफाइनाइट तक, तो मैक्सिमम जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन होगा, जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन होगा, उतनी ही ससेप्टिबिलिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव होती चली जाएगी, उतनी ही ससेप्टिबिलिटी मोर एंड मोर क्या होती चली जाएगी? पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो इस केस में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, जब वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज होता है लूप के अंदर, जब वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। वो वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, ये बात सही है। लेकिन जब वो डीमैग्नेटाइज होता है तो सारे डाइपोल अपोजिट आ गए, तो डीमैग्नेटाइज होगा तो जीरो हो जाएगी, सारे डाइपोल फिर उसी पोजीशन में आ गए। जो डीमैग्नेटाइज होगा तो ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो फिर से क्या हो गया? जीरो। तो जीरो भी पॉसिबल है। तीसरा कंसेप्ट, जब हम लोग डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई करते हैं। तो किसी पॉइंट पे ऐसा भी होगा कि आपके पास, जब हम इस फॉर्मूले से बात करें तो ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने कहा फॉर द केस ऑफ कोरिस्टिविटी, फॉर द केस ऑफ कोरिस्टिविटी हम एच को क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एच को नेगेटिव एच अप्लाई करेंगे। रिटेंटिविटी क्या बताती है? कि मटेरियल फील्ड जीरो होने के बाद कितनी देर तक डाइपोल मैग्नेटिज्म को रख सकता है। रिटेंटिविटी किसी मटेरियल की ये बताती है कि फील्ड जीरो होने के बाद मटेरियल कितनी देर तक अपने डाइपोल्स को, अपनी मैग्नेटिज्म को रखता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंटिविटी। डाइपोल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं जबकि एच जीरो हो गया। उस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए, उन डाइपोल्स को जीरो करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करते हैं? फील्ड अप्लाई करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो कहीं पर फील्ड एच जब नेगेटिव होगी किसी पॉइंट पे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाए? नेगेटिव, क्योंकि एम आपके पास एम इधर है, मैग्नेटाइजेशन इधर है और डीमैग्नेटाइजेशन इधर है, तो आपके पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकती है? इन हिस्टैरिसीस लूप नेगेटिव, इन हिस्टैरिसीस लूप नेगेटिव। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, सी और डी। दिस ऑप्शन इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट। बताइए क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं? एक बार बोलिए, बताइए जल्दी से बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ इस कंसेप्ट से रिलेटेड? कि ससेप्टिबिलिटी जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिस, वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ऑलवेज वेरी लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन जब हिस्टैरिसीस लूप की बात करते हैं कि मटेरियल को एक बार ऐसे ले गए, एक बार ऐसे लाए, एक बार ऐसे ले गए, एक बार ऐसे, एक बार मैग्नेटाइज, एक बार डीमैग्नेटाइज, तब वो बात कर रहा है कि ससेप्टिबिलिटी वेरी करेगी। क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है? हाउ द डाइपोल्स आर अलाइंज, डाइपोल्स कैसे अलाइंज हो रहे हैं, कितने अलाइंज होंगे, हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज, कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। तो डीमैग्नेटाइज होगा ससेप्टिबिलिटी जीरो, मैग्नेटाइज होगा ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम। और लूप में तो यही चलता रहता है कि मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम, मिनिमम, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। बोलिए, एक बार डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्पेस टोरॉइड, बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि दो तीन मटेरियल दे देंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से ये बताइए पैरामैग्नेटिक कौन सा है। वो सिंपल हो, तुम एग्जांपल याद कर लेना। जैसे आपके पास पता है, आपके पास नाइट्रोजन किसका है? डायामैग्नेटिक जगह। ऑक्सीजन किसका है? पैरामैग्नेटिक का मटेरियल का, ठीक है। और स्टील, सॉफ्ट आयरन, एल्निको, म्यू मेटल, ये सारे क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये सारे कौन से होते हैं?
फेरोमैग्नेटिक। तो 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है आपके पास, 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक में कैसी होती है, ये सब आपको आता है। मैं मानती हूँ इजी है क्योंकि सिंपल ही है कि पैरा में डाया में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर पे डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये क्वेश्चन आए हुए पर इजी है तो इसलिए बस मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। पैरामैग्नेटिक में क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है और ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप में जाएगा, हिस्टैरिसीस लूप के कंसेप्ट में तीनों पॉसिबल होगी। ठीक है, लेकिन जनरल की बात करें, सिर्फ मटेरियल की बात करें तो ग्रेटर देन 1 एंड ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T माइनस TC के। TC क्या है, वो क्यूरी टेम्परेचर है, TC क्या है, वो क्यूरी टेम्परेचर है जिसके ऊपर डायामैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैम ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते बट डाइपोल फेरोमैग्नेटिक होता है। डू नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। डाइपोल फेरोमैग्नेटिक होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। नहीं, किस केस की बात कर रहे हो भैया आप, आवाज सुन रही है ना प्रॉपरली सबको। क्वेश्चन कह रहा है द स्पेस इनसाइड ए टोरॉइड, द स्पेस इनसाइड a toroid, the space inside the toroid is filled with tungsten, is filled with tungsten of susceptibility 6.8 10 raised to the power minus 5। ससेप्टिबिलिटी 6.8 ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी, द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी ठीक है। बताइए, द स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज फिल्ड विद टंगस्टन। टंगस्टन की स्पेलिंग गलत होगी, टंगस्टन ऑफ ससेप्टिबिलिटी 6.8 10 पर माइनस 5 इफ दिस। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो परसेंटेज इन मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी, कैसे निकालोगे बताइए। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, कैसे करोगे, सोचो। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को करने का। इतने सारे क्वेश्चन करते हो, 1 मिनट का टाइम है, करो इस क्वेश्चन को सारे। मैं आती हूँ जब तक। ऑप्शन सी नो, रॉन्ग। देखो अब मैं करती हूँ फटाफट जल्दी से। द स्पेस इनसाइड द मटेरियल, तो बी क्या होता है स्पेस के अंदर, म्यू नॉट एच। ठीक है, आपके पास बी एम, इसको बी नॉट लिख लो। तो बी मीडियम में कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एच, म्यू एम इंटू एच। म्यू एम की वैल्यू कितनी होती है, 1 म्यू नॉट, ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट है ना, 1 प्लस जाई, तो यहाँ पुट कर दो। तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस जाई। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा लॉजिकल दे दिया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, बी बाई बी नोट कितना हो गया, म्यू नोट 1 प्लस जाई इंटू एच, अरे यहाँ पे पुट करना इसको, डिवाइड बाई म्यू नोट एच। एच से एच मर गया, म्यू नोट से म्यू नोट मर गया, तो बी बाई म्यू नोट माइनस 1। परसेंटेज के लिए 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इधर भी 1 प्लस जाई माइनस 1, परसेंटेज के लिए 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आया, जाई इंटू 100। तो ये डायरेक्ट में फॉर्मूला बन गया आपके पास, बी माइनस बी नोट बाई बी इंटू जाई इंटू 100। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू बी, इसको सीधा लिख दूं मैं इधर,
तो जाई की वैल्यू 6.8 10 raised to the power -5 इंटू 100, तो कितना आया 6.8 10 raised to the power -3। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। तो क्वेश्चन इजी था पर थोड़ा सा लॉजिक से सोचना था कि ससेप्टिबिलिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, ससेप्टिबिलिटी के कारण जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। दिस इज सम क्वेश्चंस अबाउट द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट यूनिट इन टुमारो, ठीक है। तो टुमारो हम लोग नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपकी 4th यूनिट है ये, अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।